हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल्स पे यानी अनुच्छेदों पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेदों पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और आज हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसकी संभावना है 99.9% की आपकी एग्जाम में वो आएंगे ही आएंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है। साथ ही मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ जो नए हैं हमारे चैनल पे कि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन एमसीक्यू के साथ में हम यहाँ पर हर एमसीक्यू को डिटेल से समझाते हैं। और यहाँ पर इस एक लेक्चर के अंदर आप 150 प्लस कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी अनुच्छेद पे घुमा फिरा के भी प्रश्न भले पूछा जाए तब भी आप इसके आंसर दे सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेगा। साथ ही में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? आपको भी अगर आंसर्स आते हों तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर्स दें, ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ताकि आपको ये पता रहे कि हमने कितनी अच्छे से तैयारी की है या फिर हमारी किस तरीके से तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंदर दे रखा है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है ये संविधान। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार का हनन है या फिर जो कोर्ट है गवर्नमेंट है वो आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट आप सीधा जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके खिलाफ आप रिट भी पेश कर सकते हैं कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और वो अलग अलग प्रकार की 5 रिट्स होती है, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामदेश आदि होती है। अंबेडकर जी के अनुसार इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थहीन है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों को जब प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो किस तरीके से मौलिक अधिकार होंगे। इसलिए अंबेडकर जी के अनुसार ये संविधान जो है, ये अनुच्छेद जो है, वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद है, जिसे उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 के तहत यही शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है। यानी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, उसी प्रकार 226 अनुच्छेद के अनुसार जो हाई कोर्ट है वो भी रीट पेश कर सकती है। आपातकाल के दौरान यानी अनुच्छेद 359 के तहत इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यानी जब आपातकाल लगता है यानी इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तब आपके ये अधिकार जो है, कौन सा अधिकार, अनुच्छेद 32 आपसे छीन लिया जाता है या फिर निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पे परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है। इसलिए आपको ये जो अनुच्छेद है 32 वो आपसे क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। कब? जब इमरजेंसी होती है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब ये जो निलंबन है या फिर ये जो एक्सेप्शनल है वो आपको याद रखना है कि आपको पूछ सकता है कि वो कौन सा समय है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 32 में होता है, या फिर अनुच्छेद 226 जो है वो कब निलंबित किया जाता है, तो तब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण, जिसे CAG बोलते हैं, की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे बोलते हैं हम CAG, की जो रिपोर्ट होती है वो संसद में कौन सी समिति जांच करती है? ऑप्शन बी लोक लेखा समिति जो रहती है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी जो रहती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट अभी जाइए और जो फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इस लेक्चर के बाद में वो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
यहाँ पर देखिए इसमें 22 सदस्य होते हैं, यानी जो ये हमारी समिति है लोक लेखा समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 कौन से होते हैं, राज्यसभा से। ये आपको याद रखना है, संरचना की बात है। अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का कोई सदस्य होगा, यानी जो लोक लेखा समिति है यानी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी है, उसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा अपोजिट जो हमारा रहेगा, दल रहेगा। जैसे अभी कांग्रेस है अपोजिशन के अंदर, तो उसका कोई भी सदस्य इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र यानी दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, जहां पर ये जो समिति है वो कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शन देती है और कहीं ना कहीं दार्शनिक और मित्र की समान भी है। कार्य की बात करें, यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन उसी काम पर खर्च हुआ है जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है या फिर मंजूर किया गया है। यानी अगर पार्लियामेंट ने या फिर राज्यसभा या लोकसभा ने अगर किसी बिल से जो हमारा भारतीय बैंक है उससे पैसे लिए हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हैं, तो ये जो समिति है वो निश्चित करती है कि क्या जो पैसा लिया गया है वो सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन में ही लगाया गया है या नहीं, उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया गया है। ये पूरी जांच जो है वो हमारी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति करती है। कार्यकाल की बात करें, इस समिति के सदस्य का चुनाव हर साल होता है, यानी हर साल नई कमेटी बनती है, लोक लेखा समिति हर साल बनती है। ये पांचों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं किस देश से लिए गए हैं। ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर बोल सकते हैं, और अभी प्रेजेंट में आप उसे रशिया बोल सकते हैं। हमने कहाँ से लिए, रूस या फिर सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे जो मूल कर्तव्य है उसको लिया है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य भी बोल सकते हैं। इन्हें 42वें संशोधन यानी जो 72nd संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 के अंदर। ये आपको याद रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और उसी के द्वारा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया था। ये प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया। शुरुआत में 10 थे, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। 11 कर्तव्य की बात करें तो वो कब 2002 में जोड़ा गया था, 86 संशोधन में, जिसमें शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग की बात करें, इन्हें संविधान के चौथे क्लॉज ए, हम कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट क्लॉज ए के अंदर जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में भी ये है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के दो सत्रों जिसे हम सेशंस बोलते हैं के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन के अंदर कितना क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है, कितने महीनों का अंतर हो सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 6 महीने बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 मंथ का ज्यादा से ज्यादा अंतर हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन होना चाहिए। 2 सत्र कंपलसरी होने चाहिए हर साल। नियम की यहाँ पर बात सुनो, राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के सत्र बुलाने होते हैं ताकि 2 सत्रों में 6 माह से अधिक की देरी न हो। आमतौर पर साल में 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट पे होता है, एक मॉनसून होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। सत्र बुलाने और सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति ही सत्र बुलाते हैं और उसे समाप्त भी वही करते हैं। सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना यानी स्थगन करना जो अध्यक्ष या सभापति करता है, यानी अगर एडजर्नमेंट करना है किसका, इसका सेशन का, तो वो कौन करता है, अध्यक्ष, जो कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, और सभापति करते हैं। कोरम की बात करें, सत्र चलने के लिए सदन में कुल सदस्य का कम से कम 1/10 यानी गण पूर्ति उपस्थित होनी चाहिए, यानी जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोई भी सेशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस
अनुसूची में दिया गया है, वो कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है संविधान के अंदर? तो 11वीं सूची के अंदर किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची बिल्कुल सही हो जाएगी, जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अब देखिए संशोधन की बात करें, ये इसे किस तरीके से जोड़ा गया है, तो 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ? 1992 में हुआ, उसके द्वारा उसे जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कुल 29 विषय दिए गए। कितने दिए गए हैं? 29 विषय दे रखे हैं जिसपे पंचायती अपना कार्य कर सकती है। वो अनुसूची के अनुसार ही इन 29 विषय पे, सब्जेक्ट्स पे ही पंचायत कार्य कर सकती है। बाकी किसके अंदर आ जाता है? स्टेट के अंदर आ जाता है। नगर पालिका की बात करें तो 22वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए है, जो कि 74 संशोधन से संबोधित की है। दोनों ही संशोधन 1992 के अंदर ही हुए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो पंचायतों के लिए भाग यहाँ पर 9 के अंदर और अनुच्छेद 243 से 243 जीरो तक प्रावधान है, यानी पंचायतों की पूरे अनुच्छेद ये रहे 243 से 243 ओ, है ना, 243 ओ, ये आपको याद रखना है, ए से ओ तक होगा, जिसमें प्रावधान दे रखे हैं पंचायतों के लिए। इसमें ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय है। जो पंचायती है हमारी भारत के अंदर जो पंचायती कार्य है, या फिर हम कह सकते एक स्ट्रक्चर जो है पंचायतों का, वो 3 स्टेज के अंदर है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद। ये इस तरह से ढांचा होता है जो आपको याद रखना है। ये प्रश्न काफी पूछा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हमारे भारत का जो पंचायतों का स्ट्रक्चर है वो किस क्रम में है। तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति और इसके बाद जिला परिषद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद जो है, यानी पार्लियामेंट जो है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है? देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो संसद है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाए, है ना। जो संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करवाने के लिए, यानी जो हमारे इंटरनेशनल समझौते हुए हैं दो देशों के बीच में, अगर उसको राज्य में हमें लागू करवाना है तो वो कौन से विषय के अनुसार, कौन से अनुच्छेद में विषय दे रखे हैं जिसमें राज्य को भी वो समझौते लागू करवाना अनिवार्य हो जाता है ना। ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 253 के अंदर वो अनुच्छेद जो है जिसमें संसद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को राज्यों की सूची पर भी क्या करता है? लागू करवाता है। इसके लिए संसद को राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। वो स्वयं उस पर क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध की बात करें, यह अनुच्छेद फेडरलिज्म के केंद्र को मजबूत स्थिति प्रदान करता है, यानी सेंट्रल को क्या करता है? मोर पावरफुल बनाता है। कौन सा अनुच्छेद? 253 अनुच्छेद। उदाहरण की बात करें, पर्यावरण संरक्षण या मानव अधिकार जैसे वैश्विक समझौते के लिए केंद्र खुद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 इसके तहत राज्यसभा द्वारा सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवा सकती है। शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समावर्ती सूची में किया गया है। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? यानी अगर दो व्यक्ति समान कार्य करते हैं तो उन्हें समान ही वेतन मिलेगा। वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के अंदर, है ना। आर्टिकल 39 क्लॉज डी के अंदर दे रखा है। वहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। यह पुरुष और महिला दोनों को एक ही काम के लिए बराबर वेतन सुनिश्चित करता है। हालांकि डीपीएसपी अनिवार्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक संवैधानिक लक्ष्य माना है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना है, यानी किसी भी तरह का अनइक्वलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन से भाग में है? संविधान के चौथे भाग में इसे आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एलिजिबिलिटी एज क्या है? तो ये है 30 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं।
लोकसभा के लिए अगर बात करें कंपैरिजन, तो यहाँ पर आपको लोकसभा में सिर्फ 25 वर्ष का होना अनिवार्य है, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें आपको 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसके लिए 6 साल के लिए चुनाव होते हैं और हर 6 साल के अंदर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। ये आपको याद रखना है। इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नामांकन की बात करें, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि कला पे या फिर जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर लिटरेचर से रिलेटेड पर्सन्स को वो सदन में मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री होते, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह इसे बनाया था, किसे? नीति आयोग को बनाया था। यह भारत सरकार के लिए एक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति का फुल फॉर्म बताए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है। इसमें एक उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन और एक सीईओ भी होता है जिसकी नियुक्ति पीएम करते हैं। ये एक फुल फॉर्म पे मैंने फुल वीडियो बनाया था जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। स्पष्टली आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, फुल फॉर्म यू करके आपको वो वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। लास्ट क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? अनुच्छेद 143 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के लिए किसी कानून सवाल पर कोर्ट की राय मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, अगर उन्हें लगता है देनी चाहिए तो वो देते हैं, नहीं देनी चाहिए तो नहीं देते हैं। और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देते हैं तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी, वो बाध्य नहीं है इस चीज़ के लिए। यह जटिल कानून मामलों में सरकार को स्पष्टता प्रदान करना है कि ऐसे कई सारे ऐसे कानूनी सवाल होते हैं जो राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता हो कि वो कोर्ट से कोई मांग सकते हैं हेल्प, तो वो ले सकते हैं। लेकिन वो सलाह माने ना माने वो उनकी मर्जी है, और कोर्ट सलाह दे ना दे वो उनकी कोर्ट की मर्जी है ना। ऐसी सलाह के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। अगर किसी प्रकार की उनको वो चाहिए तो 5 प्रकार की बेंच बैठती है सलाह देने के लिए। राम जन्मभूमि मामला और 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामलों में इसका प्रयोग किया गया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्या था, ऐतिहासिक हमारा मामला था जिसमें इसकी मतलब किसकी हम बोल सकते हैं, एडवर्सरी जुरिडिक्शन हम बोल सकते हैं कि यूज हुआ था। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने 150 प्लस कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर सीखे हैं, लेकिन अगर आप 150 नहीं लेकिन 500 प्लस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको इस पीडीएफ को ज़रूर खरीदना चाहिए। 149 में ये आपको इजीली अवेलेबल है। इसमें 100 एमसीक्यू के साथ में इसी तरह जिस तरह इस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसी तरीके से टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि 500 प्लस कॉन्सेप्ट कवर करती है। यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर से आप इजीली इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके पीडीएफ सेलेक्ट करनी है, फिर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, फिर स्क्रीनशॉट भेज दें आपने पेमेंट कर दिया, और आपको 2 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी, इंस्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।